मदन जी, एक अभी विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें 3225 पद विभिन्न विषयों के स्कूल व्याख्याता के जारी हुए हैं। तो आप हमारे उन अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ऐसी मेहनत करें कि वो इस बार पद चयन उनका हो जाए? क्या संदेश देना चाहेंगे? एग्जाम दिया पटवारी का, और उस पटवारी का एग्जाम का रिजल्ट आया तो पता चला कि मैं मात्र 1 नंबर से शेष रह गया। 1 अंक से आप चूक गए चयनित होने से। पढ़ना शुरू किया, और कैसे हो, और गुरुजी आपका कहाँ स्कूल मिलेगी आपको। मैं समझ गया वो कुछ ज़्यादा ही कह रहे हैं। सोचा सामने कहने से तो अच्छा है कि हम कुछ करके दिखाएं जी, इनका जवाब हम कुछ करके दें और इनके लगे कि हाँ ये हमसे आगे निकल गए। बाद में वहाँ पर जो कारपेंटर थे, जो काम मुझे बताते वो थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता तो पीटने में देर नहीं लगती, मार देते। क्योंकि उस समय ऐसा माहौल ही था। वर्तमान में वो माहौल रहा नहीं। इस तरह वहाँ 4 महीने बिताने के बाद में लगा कि यहाँ मैं समायोजन नहीं कर पाऊंगा, जीवन में कुछ अलग करूंगा, अलग क्षेत्र चुनूंगा, यहाँ एडजस्टमेंट होगा नहीं। पढ़ा लिखा कोई घर में विशेष था ही नहीं। तो घर आने के बाद में वही थोड़ा बहुत घर का काम कर लेते, और जब बरसातें होती उन दिनों में बकरियों और गायों के पीछे भेज देते, जाओ चरा के आ जाओ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। हाँ जी, कुछ ऐसी ही पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए, और जो कभी लकड़ी और हथौड़े का काम किया करते थे, वो उन्होंने पुस्तक और कलम को संभाला। उन्होंने अपनी मेहनत को मंजिल पाने का हथियार बनाया और जुट गए तैयारी में। वो कभी अपने दोस्तों के तानों से परेशान हो रहते थे, उन तानों को अपने मंजिल पाने का एक साधन बनाया और बन गए राजपत्रित अधिकारी। जी हाँ, आज हम ऐसी ही कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं मदन लाल जांगीड़ की, जिन्होंने हिंदी में व्याख्याता 99 रैंक से चयनित होकर के अपने पीढ़ियों में पहले राजपत्रित अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया। तो राइज अप क्लासेस के डिजिटल स्टूडियो में मदन जी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मदन लाल जी, आप हमें और हमारे श्रोता आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो बचपन है वो कैसे बीता, और आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ से हुई? मैं अपने परिवेश की बात करूं तो, या परिवार की बात करूं, सामान्य परिवार था मेरा। और उस समय पहले से 5 तक की मेरी जो शिक्षा है वैसे आपकी हुई उसी विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीजराट से मैंने की, और घर से स्कूल जाते। और 8वीं उत्तीर्ण करने के बाद में मैंने उसी गांव में माध्यमिक विद्यालय था, उसी माध्यमिक विद्यालय से मैंने 2nd डिवीज़न से 10वीं उत्तीर्ण की। और उसके बाद में चौटन में प्रवेश लिया, और वहाँ चौटन से मैंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की, और वो मैंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। और यही कुछ सामान्य, ये आपका सामान्य एजुकेशन रहा, प्रारंभिक जो स्कूलिंग एजुकेशन था। मदन जी, अपने थार के रेगिस्तान में पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं, वहाँ पे प्रारंभिक में जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो घरेलू काम करने पड़ते हैं, भले ही पशुचारण हो कुछ भी हो। तो आपको भी ऐसा सामना करना पड़ा या केवल पढ़ाई करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वैसे हमारे घर में शिक्षा का कोई विशेष माहौल था नहीं। जो भाई बहन थे वो मेरे से छोटे थे, और पिताजी वैसे 5 तक की शिक्षा उत्तीर्ण कर नहीं पाए थे, और विशेष कोई माहौल था नहीं। तो बस, और माताजी भी और सब तो घर आने के बाद में वही थोड़ा बहुत घर का काम कर लेते, और जब बरसातें होती उन दिनों में बकरियों और गायों के पीछे भेज देते, जाओ चरा के आ जाओ। क्यों, उनमें इतना था नहीं माहौल कि घर पे आके बच्चे हमारे पढ़े, ये होता है पढ़ाई में, क्योंकि उनकी नॉलेज में नहीं था। मैं उनको तो ये दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि माहौल भी ऐसा ही था। जी। इसी तरह तो ये आपकी स्कूलिंग एजुकेशन हुई, आप परिवार के साथ में काम में हाथ भी बंटाते थे, बहुत अच्छी बात है, इसके साथ संघर्ष आपने जारी रखा। तो 12वीं के बाद में आपका एजुकेशनल जो सफ़र है ये क्या निर्णय लिया आपने? जैसे मैंने 12वीं उत्तीर्ण की तो मैंने बता दिया कि परिवार का शिक्षा का माहौल वैसा था नहीं। तो उस समय हमारे जो परिवार के जो भी सभी सदस्य थे, काका, जो भी चाचा जी सगे, सब फर्नीचर का काम करने जाते थे, और वो बड़े शहरों में से बम्बई और पुणे। तो वो वहाँ फर्नीचर का काम करने जाते तो 4-5 महीने बाद घर आते। तो एक विशेष सिचुएशन में नए कपड़े पहने हुए, महंगी घड़ी, चश्मा और बूट नए, इस तरह कुछ उनको देखकर मुझे प्रेरणा मिलती कि ये इस तरह कितने एटीट्यूड में रहते हैं, कितना अच्छा लग रहा है इनको, तो मैं भी इनकी तरह ऐसा बनूं। तो यही मेरी प्रेरणा थी। तो उन्हीं को देखकर मैंने यही 12वीं में
मैं भी यही प्लान बना लिया कि मैं भी फर्नीचर के काम पर जाऊंगा और इन्हीं की तरह पैसे व्यवस्थित होकर और पैसे कमा कर वापस आऊँगा। तो मैंने वहाँ से फर्नीचर के काम पर 12वीं उत्तीर्ण करके तुरंत ही चला गया वहाँ। मुझे पुणे और बॉम्बे में काम करने का मौका मिला। 2-3 महीने मैंने वहाँ काम किया। तो मैं जैसे ही वहाँ गया तो मुझे हेल्पर के रूप में वहाँ काम करना पड़ा। जैसे सुबह जल्दी उठना और झाड़ू निकालो, उनके जो कारपेंटर साथ में थे उनका खाना बनाओ, इस तरह मुझे काम करना पड़ता था। और वैसे काम पर जाते साइड पे तो वहाँ पर भी मुझे जाके झाड़ू साफ सफाई करो वगैरह वगैरह। और बाद में वहाँ पर जो कारपेंटर थे जो काम मुझे बताते वो थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता तो पीटने में देर नहीं लगती, मार देते। क्योंकि उस समय ऐसा माहौल ही था। वर्तमान में वो माहौल रहा नहीं। इस तरह वहाँ 4 महीने बिताने के बाद में लगा कि यहाँ मैं समायोजन नहीं कर पाऊंगा, जीवन में कुछ अलग करूंगा, अलग क्षेत्र चुनूंगा, यहाँ एडजस्टमेंट होगा नहीं। तो वहाँ से मैंने सोचा कि पढ़ाई कर लूंगा, इतना कोई कठिन है नहीं। तो वहाँ ये इतना कठिन है काम करना, जहाँ पिटना भी पड़ता है। तो पढ़ाई तो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, पढ़े नहीं तो क्या हुआ, अब कर लेंगे। तो वहाँ से निकला और घर आया। घर आकर घर वालों को बताया कि मुझे थोड़ा पढ़ना है और वो यही चाहते थे। मैंने कहा चलो पढ़ाई करो। तो मैं वहाँ से बाड़मेर आ गया और मैं 12वीं पास करके मैंने काम से वापस आकर मैंने पटवारी की तैयारी का कुछ विचार लाया मन में कि उस समय पटवारी के लिए 12वीं कक्षा ही चाहिए थी। तो मैंने पटवारी की तैयारी के लिए बाड़मेर आया। 7 महीने 8 महीने तैयारी की। और जैसे कि मैं बताऊं कि 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद में थोड़ा मार्गदर्शन की जरूरत होती है। किसी घर में बड़े जो लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब में उनको तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। फिर मैंने थोड़ा कोचिंग का सहारा लिया और मुझे पता चल गया कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो उस कोचिंग के सहारे मैंने परीक्षा एग्ज़ाम दिया पटवारी का। और उस पटवारी का एग्जाम का रिजल्ट आया तो पता चला कि मैं मात्र 1 नंबर से शेष रह गया। 1 अंक से आप चूक गए चयनित होने से। फिर लगा कुछ कि पटवारी में हमारा कर्म नहीं, कर्मों को दोष दिया। बहुत दुख हुआ होगा। मतलब सरकारी क्षेत्र में मुझे लगा कि सिलेक्शन होगा ही नहीं, उम्मीद टूट गई। इस बार 1 नंबर से रहा हूँ, अगली बार होगा नहीं होगा क्या पता, कुछ श्योर है नहीं। तब मैंने फिर विचार बनाया कि थोड़ा लकड़ी वाला काम कर लेंगे। घर पे पिताजी का वृक्ष था ही छोटा, वहाँ आकर उनके साथ हाथ बढ़ाना शुरू किया और वहाँ 5-6 महीने काम किया। तो ऐसा लगा कि यहाँ भी मुझे संतुष्ट नहीं हुआ, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए और मैं कर सकता हूँ। जैसे किसी को लगा कि आस पास पड़ोस में कुछ नौकरी लगना शुरू हो गई तो उनसे थोड़ी प्रेरणा ली। तो उस समय जैसे आपसे भी थोड़ी प्रेरणा मिली कि आप भी हमारे गांव से पहले व्याख्याता बने हैं, तो आपको देखकर लगा कि मुझे भी टीचर बनना चाहिए। क्योंकि उस समय इतनी समझ नहीं थी कि 1st ग्रेड 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड क्या होता है। टीचर है तो टीचर के लिए बीएड करनी पड़ेगी। तो मेरी ग्रेजुएशन के 2 साल हुए थे, 1 साल बाकी था। तो मैंने सोचा कि 1 साल में किसी निजी विद्यालय में अध्यापन का कार्य करके ये देख लूँ कि इसमें किस तरह से मैं एडजस्ट होऊंगा। तो मैंने निजी विद्यालय में पढ़ाया 1 साल। वहाँ पर मेरे जो पहले की जो प्राइमरी शिक्षा में तो कमियाँ थी वो दूर हो गई, क्योंकि उसका रिवीजन हो गया, मेरा बेनिफिट हो गया। उसके बाद में मैंने बीएड की तैयारी की, पीटीईटी की। तो बीएड के लिए मैंने पीटीईटी का एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद में और राजस्थान में 143वीं रैंक से मुझे बीएड कॉलेज अलॉट हो गया। बहुत बढ़िया। वहाँ से थोड़ा हौसला बढ़ा कि कर सकते हैं। उसमें 5-7 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 2-3 लाख तो थे ही उस समय। उनमें मैं 143वीं रैंक ला सकता हूँ तो मैं आगे टीचर भी बन सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तब मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करने का मौका मिला अजमेर से। गवर्नमेंट आईएएस से अजमेर में अलॉट हुआ और वहाँ पर मुझे हॉस्टल की सुविधा वगैरह सब मिल गई, गवर्नमेंट की थी सुविधा। वहाँ पर मैंने बीएड शुरू किया, 2 साल में बीएड हुआ और बीएड के साथ साथ मैंने 3rd ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा, जागरूकता आ गई, क्योंकि वहाँ पर जो साथ में साथी थे वो भी सब अनुभवी थे, बहुत मतलब होशियार थे। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जो टैलेंट होते हैं उनको ही एडमिशन मिलता है। तो वहाँ पर मौका मिला उनके साथ उठने बैठने का और पढ़ाई का माहौल बना। बीएड पूरी हुई लगभग 2019 के आसपास, 19 में हो गई और मैं वापस बाड़मेर आ गया और बाड़मेर में आकर स्वाध्याय के रूप में 3rd ग्रेड की तैयारी शुरू की और लगभग 2 साल तक मैंने 3rd ग्रेड की तैयारी की। इस तरह 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम दिया तो ऐसा लगा
अच्छे नंबर हैं। मतलब अच्छा एग्जाम अच्छा हुआ आपका, बहुत अच्छा, शानदार। क्योंकि तैयारी आपने तो बीएड के दौरान शुरू कर दी थी, दौरान शुरू कर दी तो थी। धार तो थी आपकी। और 3 साल की लगातार तैयारी हो चुकी थी मेरी। अच्छा, 3 साल तक कंटिन्यू तैयारी की आपने? कंटिन्यू तैयारी हो चुकी थी उस समय तक। जब एग्जाम हुआ 2020-21 में जी, तब तक मेरे 3 साल थर्ड ग्रेड की तैयारी हो चुकी थी। और थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आया जी, और अच्छे अंक प्राप्त हुए। कितने अंक आ रहे थे आपके? में से 130 नंबर मुझे मिले। 150 में से 130 नंबर आ रहे थे, और 100% सिलेक्शन होना ही था, उम्मीद पूरी थी। हाँ हाँ हाँ, और किंतु इसमें कोई किंतु परंतु था ही नहीं। अच्छी रैंक से होगा। और काउंसलिंग भी फॉर्म भरे हमने जिला अलॉट के लिए। जिला अलॉट के काउंसलिंग फॉर्म भरने के बाद मैं रूम आया वापस। उस समय सूचना मिली कि सरकार ने ये वैकेंसी में L2 के सभी पद रद्द कर दिए। ओहो, कितनी चोट पहुंची होगी आपको? अब विचार आया मन में कि इतनी मेहनत की 3 साल, और आज ये वैकेंसी इतनी मेहनत करने के बाद में सिलेक्शन होने से हम रह गए इस रद्द करने की वजह से। इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। ओहो, इसमें हमारा कोई दोष भी नहीं था। हमने 3 साल लगातार मेहनत की और एक सामान्य परिवार से जिसके बच्चे पढ़ाना भी उनके घर वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है, उन्होंने 3 साल खर्चा उठाया हमारा और हमें पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद में वैकेंसी रद्द हो गई। हमें कुछ मतलब मुझे दुख हुआ, बहुत दुख हुआ होगा। क्या किया जाए? एक बार तो आप टूट चुके होंगे। फिर होना ही है, वो टूटना तय है कि ऐसा अपन 3 साल मेहनत करें, घर वाले जैसे तैसे करके अपने पढ़ाने की व्यवस्था करें, और उनको भी दुख होगा। उनको भी ये विचार आएगा कि हमारे पढ़ने लायक ही नहीं होंगे शायद ही। उनको ये पता नहीं वैकेंसी रद्द हुई या नहीं हुई, उनको भी यही लगा है कि इनका होना नहीं, अपन पढ़ाई में कहीं कमी रही होगी। हाँ, इनकी पढ़ाई में कुछ कमी है। हाँ, तब मैं घर चला गया, 2-3 दिन उदासीन रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो 2-4 दिन बाद में गाँव की तरफ आया जी। गांव पे उस समय हुआ यूं कि L1 वाला को तो पोस्टिंग दे रहे थे, सिलेक्शन हो गया था उनका, उनकी रद्द की नहीं। हम L2 में थे, हमारी रद्द हो गई। तब मैं गांव आया तो वहाँ गांव के ही 4-5 लड़के जिनका L1 में सिलेक्शन हो चुका था वहाँ खड़े थे। पोस्टिंग मिल चुकी थी? पोस्टिंग मिल चुकी थी। पोस्टिंग नहीं मिल चुकी थी, शायद उनका सिलेक्शन हो चुका था क्योंकि उसमें मेरिट जारी हो चुकी। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने वो कुछ इस उलाहने देने के रूप में कहा कि और सर कैसे हो और कैसे चल रही है आपकी स्कूल। उनका एक ही उद्देश्य, क्योंकि हम जब मैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी कर रहा था उस समय टेस्ट सीरीज में अच्छे अंक लाता था वहाँ पर, और वो वहाँ पर यही बच्चे हमारे साथ में भी थे L1 में, वहाँ पर ये भी एग्जाम देते थे, आपसे पीछे रहते थे। क्योंकि उनके L1 था और मेरे L2 था। चिढ़ाना शुरू किया, और कैसे हो, और गुरुजी आपका कहाँ स्कूल मिलेगी आपको। मैं समझ गया वो कुछ ज्यादा ही कह रहे। सोचा सामने कहने से तो अच्छा है कि हम कुछ करके दिखाएं जी, इनका जवाब हम कुछ करके दें और इनके लगे कि हाँ ये हमसे आगे निकल गए जी जी। ये मन में ये विचार आया और कुछ सोचा। उसी समय घर आकर मैंने सोचा कि कुछ थर्ड ग्रेड की करेंगे तो इनके बराबर ही रहेंगे जी, कुछ अच्छा करें तो इनको ये जवाब मिल जाए कि कुछ उन्होंने जवाब दे दिया, कर सकते हैं। सोच के मेरी MA भी हो चुकी थी हिंदी विषय से। बीएड के साथ में मैंने स्वयं पाठी के रूप में MA कर रखी थी। सोचा हिंदी से फर्स्ट ग्रेड बन जाए तो इनको जवाब दे सकते हैं जी। जैसा हम पड़ोसी एक हमारे व्याख्याता लगे हुए थे, वो मेरे गुरुजी भी थे, नागजी राम, उनके पास गया, सर मैं फर्स्ट ग्रेड बन सकता हूँ। उन्होंने कहा आप तैयारी शुरू करो, नहीं बने तो पूरा दोष मैं मेरे ऊपर ले लूंगा। आप तैयारी करो, 100% सिलेक्शन होगा, यदि आप पीछे रह गए तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। वाह वाह, क्या बात है, गुरु ने मोटिवेट किया जी जी। तो मैंने सोचा, इन्होंने कहा ये गुरु है, इतने अनुभवी है, तो होना तो है ही, कोई रोक। इन्होंने भी एग्जाम पास करके उनको कुछ मेरे अंदर लगा होगा, कुछ लगा होगा मुझ में। तब मैं जैसे अक्टूबर 2021 में मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू की। दूसरे दिन में उन्होंने कहा, तब दूसरे दिन आके मैं बाड़मेर पढ़ाई शुरू कर दी फर्स्ट ग्रेड। इधर आया, कोई जानकार थे जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, यहाँ कुछ लगे हुए थे, उनको सब्जेक्ट मटेरियल के बारे में पूछा कि इस सब्जेक्ट में क्या मटेरियल पढ़े, कैसे पढ़े, एग्जाम किस तरह का होता है। तो उनसे ये जानकारी ली और लगा मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं है। ऐसा महसूस हुआ मुझे, क्योंकि मुझे इतना पता था कि कब पढ़ना है, किताब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सब आपको मालूम था क्योंकि मैं पहले थर्ड ग्रेड की तैयारी कर चुका था जी जी, और उसमें अच्छे नंबर थे, ये उसका प्रमाण था। कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैंने उनसे किताबों के बारे में पूछा, उन्होंने वो पुस्तकें बताई कि इनके अध्ययन से सिलेक्शन हो सकता है। तो वो मैं पुस्तकें लेकर आया और उन पुस्तकों को लाकर मैंने
वहाँ रखी और उसके साथ में मैं पिछली जो वैकेंसी थी व्याख्याता की, वो पिछली 3-4 वैकेंसियों के प्रश्न पत्र लेके आया और प्रश्न पत्र लाकर मैंने वो प्रश्न पत्र उन पुस्तकों से मिलाए तो ये पता चला कि इन 90% या 90% प्रश्न इन्हीं पुस्तकों से आए, सीधे आ रहे हैं और इनसे बाहर को जाना ही नहीं। हाँ, तब मैंने सोचा ये पुस्तकें तो मैं याद कर सकता हूँ, मैंने पहले भी की है 3rd ग्रेड में। तो इन पुस्तकों को आधार बनाकर मैंने तैयारी शुरू की और साथ में अपने आकलन के लिए टेस्ट सीरीज भी शुरू की लगातार 12 महीने। अच्छा। और नियमित रूप से 9 घंटे 9 घंटे पढ़ते थे आप? 9 घंटे मैंने पढ़ने का प्रयास किया और मैं उसमें सफल भी रहा। टाइमिंग क्या सोने का उठने का आपका? मैं सुबह 5:30 बजे उठता था और 1 घंटे में नहा धो के चाय पी के लाइब्रेरी में घुस जाता था और 10 बजे वापस आके नाश्ता करके फिर लाइब्रेरी में घुस जाता, फिर 1 बजे आता नाश्ता करके, फिर वापस दोपहर का भोजन करके फिर लाइब्रेरी में घुस जाता और शाम को 9 बजे वहाँ से निकलता, रूम आके खाना खा के 10 बजे से पहले सो जाता था। 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मैं बहुत अच्छी नींद ले लेता, भरपूर नींद। क्योंकि बिना भरपूर नींद लिए अपना जो दिमाग है वो इतना इसमें नहीं कर पाया, स्वस्थ नहीं रहता है, पढ़ाई का मन नहीं करता। तो मैं दिन में कभी सोता नहीं था, लगातार 9 घंटे मेरा टारगेट पूरा करके ही मैं सोता था और वो मैं टारगेट पूरा कर लेता था और इधर उधर कोई डिस्टरबेंस होने देता नहीं था। वैसे मेरा भाई साथ में था तो खाना बनाने वगैरह में वो मेरी पूरी हेल्प करता था। अच्छा। मुझे तैयारी के लास्ट 6 महीनों में हाथ से खाना नहीं बनाना पड़ता था, वो बना के ही रखता था। मैं जाता खाना खा के सीधा लाइब्रेरी। भाई ने आपके लिए समर्पण किया, सहयोग किया। जी सहयोग किया। इस तरह मैंने लगातार 12 महीने तैयारी की और अक्टूबर 2022 में ये एग्जाम हुआ और मैंने एग्जाम दिया और लगा कि बहुत अच्छा एग्जाम गया मेरा। एग्जाम देने के बाद लगा कॉन्फिडेंस आ गया? कॉन्फिडेंस इतना आया कि मैंने उसी समय नेट का एग्जाम दिया और नेट भी मेरी क्लियर हो गई। वाह भाई। अच्छा। फिर ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ। मैंने तैयारी शुरू की, कुछ समय मैंने तैयारी की लेकिन तब तक रिजल्ट भी आ चुका था। स्कूल व्याख्याता का रिजल्ट आ गया? रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और राजस्थान 99 रैंक से मेरा सिलेक्शन हो गया। 99 रैंक आपकी लगी, बहुत बहुत बधाई आपको पुनः। धन्यवाद जी। इस तरह उसमें सिलेक्शन होने के तुरंत बाद हौसला बढ़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता। तो उसमें थोड़े से बीच में रोकूंगा, जैसे उन्होंने आपको पुस्तकों की लिस्ट बताई, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सामान्य ज्ञान का एक पेपर हुआ होगा जी। 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य ज्ञान का और एक सब्जेक्ट का जी। सामान्य ज्ञान के अध्ययन के लिए आपने कैसे पढ़ाई करी, कौन कौन सी पुस्तकों का चयन किया या आपने अपने सेल्फ नोट्स पढ़े, क्या किया? हाँ, तो मैं फर्स्ट पेपर के लिए यही बताऊंगा। सामान्य पेपर के लिए मैंने जो पढ़ा था वो, जैसे उसमें सभी विषय होते हैं, मैथ है, साइंस है और जीके का पोर्शन है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, सब विषय साथ में होते हैं। तो मैंने हिंदी तो मेरा सब्जेक्ट था तो मैंने उस हिसाब से मेरी तैयारी की मैंने अपनी पुस्तकों से। मैथ के लिए मैंने 9th और 10th की जो पुस्तकें थी उनमें से वो टॉपिक पढ़े जो हमारे फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस में थे। वो मैंने मैथ की 9th और 10th की पुस्तकों में से पढ़े। और विज्ञान की बात करूं तो वो भी अपने जो कोर्स में टॉपिक थे वो मैंने 9th और 10th की साइंस की बुक में से पढ़े। और इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन था जो मैं शुरू से इसे डरता था, टच नहीं कर पाया। अच्छा। हाँ। और बाकी जीके का मैटर तो मैंने अलग अलग गाइड थी या कोई पुस्तकें थी वो पढ़ने का प्रयास किया। इस तरह से मेरा फर्स्ट पेपर मैंने तैयार किया था। तो फर्स्ट पेपर में आपके कितने नंबर आए उस समय भर्ती के? उस समय 70 प्रश्न थे और 75 प्रश्न थे और 150 नंबर का 150 अंक थे। तो मेरे उस समय 41 प्रश्न सही हुए और नंबर आए थे 82। जी। इस तरह ज्यादा अच्छा नहीं गया मेरा, लेकिन उस पेपर को देखते हुए आपका मतलब खराब भी नहीं गया। हाँ, खराब औसत पेपर हुआ था। औसत था क्योंकि पास भी होना जरूरी था। इसलिए मुझे जो कंफर्म प्रश्न थे ना वो भी मैंने किए। एक ये वजह रही कि पास होने का मुझे डर था कि फेल हो जाएगा कहीं तो इस पेपर में। 40% न्यूनतम लाने जरूरी थे। जी। तो मैंने उस पेपर में इतना ही किया जो मुझे कंफर्म था। मेरे मात्र 2 प्रश्न ही गलत हुए उसमें, जितने अटेंड किए उसमें से 2 ही गलत हुए। एक तो गोला गलत भर दिया मैंने और एक ऐसा, क्योंकि मैंने रिस्क नहीं ली उससे, क्योंकि पास करना भी जरूरी था, क्योंकि मुझे विश्वास था हिंदी में मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ सेकंड पेपर में, इसलिए उसकी जो कवरेज है वो उधर कर लेंगे। फिर आपने हिंदी की तो तैयारी की, वो कौन कौन सी पुस्तकें आपने आधार बनाया उनको और कैसे अध्ययन कैसे किया?
तो हिंदी के लिए मैंने कोई विशेष कोचिंग ली नहीं। अच्छा। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे यही विश्वास था कि 90% इन पुस्तकों में से आएगा जी, और 80% में याद कर लूँगा जी, और 75% मैं परीक्षा में लिख के आऊँगा, तो 70% नंबर तो आएंगे। इससे ज़्यादा मेरिट रहती नहीं है। हाँ, इससे ज़्यादा मेरिट रहती नहीं। जी, ये जी। मेरा आकलन था। बहुत बढ़िया, आपकी रणनीति बहुत ज़बरदस्त थी। हाँ, इस तरह से मैंने शुरुआत में, जैसे हिंदी साहित्य की बात करूं तो इसमें कई पोर्शन है अलग अलग। जैसे सबसे पहले है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो पढ़ने के लिए मैंने शुरुआत की थी प्रतियोगिता साहित्य की एक नेट जेआरएफ की पुस्तक आती है, उससे मैंने शुरुआत की, क्योंकि वो आधार पुस्तक है। तो शुरू से जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है, ज़्यादा पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं है, हाँ, डीपली पढ़े हुए नहीं है, तो हाँ, तो वो बहुत शानदार पुस्तक रही जी। उससे मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद में मैंने हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे की एक छोटी सी पुस्तक थी, वो वस्तुनिष्ठ थी, मैंने उससे पढ़ना शुरू किया। उसके बाद में मेरी आधारभूत चीज़ें वो ज़्यादातर क्लियर हो चुकी थी। फिर मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, उसे पढ़ा और इन तीनों पुस्तकों से मैंने हिंदी साहित्य का पोर्शन क्लियर किया। ठीक है। और इन पुस्तकों में भी कई अलग टॉपिक थे, जैसे काव्य शास्त्र था, तो वो मुझे इस नेट जेआरएफ की पुस्तक में भी मिला, प्रतियोगिता साहित्य की। और एक सरस्वती पांडे की पुस्तक है, उसमें से वो टॉपिक मिले मुझे, वो सारगर्भित थे। इसके साथ मैंने भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए विवेक शंकर की एक पुस्तक आती है, उसका भी मैंने बहुत अच्छा अध्ययन किया और इन पुस्तकों से मुझे बहुत हेल्प मिली और बहुत अच्छा स्कोर रहा मेरा। अच्छा, हाँ जी। तो फिर वो पुस्तकें जो आप पढ़ते थे, आपने अमूमन ऐसा होता है ना कि एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, 2 बार पढ़ने से याद नहीं होता, फिर आपका भी कभी मन डगमगाया नहीं कि भाई ये याद हो नहीं रहा है, या फिर आपने कितनी बार उसका रिवीजन किया, क्या रणनीति रही आप? वैसे मेरा दिमाग औसत से भी मुझे लगता है कि कम है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद बिल्कुल नहीं हो रहा। शुरू में ये शुरू की उस पढ़ाई मैंने, उसमें मुझे निराशा हुई कि मैं पढ़ रहा हूँ, 1-2 बार मैंने सिलेबस पढ़ लिया और कुछ याद है ही नहीं। और घर से ठान के आ जाऊंगा करना है, ठान के आया हूँ, क्या करूँगा, फिर चला छोड़ूंगा तो भी चलेगा नहीं, तैयारी तो करनी पड़ेगी। फिर सोचा यदि 1 बार पढ़ूंगा याद नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 5, 7, 10 बार पढ़ लूंगा तो फिर कहाँ जाएगा, होगा ही होगा। तो वो कहते हैं ना, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। इसी तरह मैंने उन पुस्तकों का बार बार अध्ययन शुरू किया, क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में जब विद्यार्थी उतरता है तो पहली समस्या यही होती है कि मुझे याद नहीं रहते, पढ़ाई में यही होता है। तो मैंने इस तरह रिवीजन शुरू किया और मुझे एक याद है कि ये पुस्तक थी सरस्वती पांडे की, उसको मैंने 16 बार रिवीजन किया। 16 बार एक पुस्तक का? हाँ, क्योंकि वो किताब मुझे ऐसी लगी कि वो पेपर देखे ना मैंने, पुरानी इसी व्याख्याता के पुराने प्रश्न पत्र, तो ऐसा लगा कि ज्यादातर प्रश्न इसमें से आ रहे और इसको मैं ज्यादा पढ़ता और मुझे आनंद आता उस पढ़ने में, क्योंकि प्रश्न उसमें आते थे और लगता है नौकरी यही दिलाने वाली। हाँ, इसलिए उसको मैंने किताबों को ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन करने का प्रयास किया। स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र, इनका मैंने 10 से अधिक बार तक मैं सभी का रिवीजन कर चुका था। अच्छा, तब ये रैंक लाना संभव हुआ। हाँ, तब मैं इतना बार देखिए श्रोताओं साथियों, देखिएगा एक बार पढ़ने से आप हौसला गिरा देते हैं, लेकिन मदन जी ने कम से कम एक पुस्तक तो जो पांडे जी की थी 16 बार अध्ययन किया, बाकी पुस्तकों का भी कम से कम 10 बार रिवीजन किया। कहा भी गया रिवीजन मेक्स डिवीजन, तो आपने उसको चरितार्थ किया, बहुत बढ़िया, और 99वीं रैंक आप हासिल करी हिंदी में, बहुत ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। तो मदन जी, एक अभी विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें 3225 पद विभिन्न विषयों के स्कूल व्याख्याता के जारी हुए हैं, तो आप हमारे उन अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ऐसी मेहनत करें कि वो इस बार पद चयन उनका हो जाए, क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं थोड़ा कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता हूँ कि अपन कभी मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे मैंने 3rd ग्रेड की 3 साल लगातार मेहनत की, ठीक, तो वो पोस्ट मुझे नहीं मिली, तो फिर मुझे 1st ग्रेड की तैयारी में वो मेहनत काम आ गई और मैं सक्सेस हुआ। ठीक, इस तरह मैं कहना चाहूँगा कि यदि अपन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से उसकी आवश्यकता अनुरूप अपन मेहनत करते हैं, तो अपन को कोई रोकने वाला है ही नहीं। अपन को चाहिए कि उसके अनुकूल जिस कंपटीशन के लिए जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत अपन को करनी पड़ेगी। जैसे किसी मैं उदाहरण लूँ, ये 2200 पोस्टें हैं, 2200 पोस्टों में कम सीधी सी बात है 4-5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, उनमें से
50,000 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 7-8 घंटे व्यवस्थित पढ़ते हैं हमेशा के, जी, ठीक है, और 3,000 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 9 घंटे पढ़ते हैं। बिल्कुल होंगे। तो उसमें हमें सिलेक्शन लेने के लिए सीधी सी बात है 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा, नहीं तो वो हमारे से ज्यादा पढ़ रहे हैं उनका होगा जी। मेहनत तो अपन को करनी पड़ेगी क्योंकि संख्या भी ज्यादा है, वैकेंसी भी उस हिसाब से है। जी जी। तो मैं यही कहूँगा कि उस कंपटीशन के लिहाज से अपन को जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत करें जी, तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। जी जी। अच्छा, और कोई इसके बच्चों को प्रेरित करने के लिए, हमारे श्रोताओं को प्रेरित करने के लिए कुछ पंक्तियां आप गुनगुनाना चाहें तो गुनगुना सकते हैं। तो मैं तैयारी करने वालों से ये कहूँगा कि पहले तो इससे डरना नहीं है कि अपन का होगा या नहीं होगा जी, उसमें अपन को झोंक देना है जी। जैसे मैं यही कहूँगा कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में कंपटीशन की, तुम भी निकल सको तो चलो। तो अपने इस कंपटीशन की भीड़ में सबसे पहले प्रवेश तो करना पड़ेगा, अपन पहले से भाग जाएंगे कि होगा या नहीं होगा तो अपन सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जी। जब अपन उसमें प्रवेश कर लेंगे तो फिर वहाँ अपन को उस कंपटीशन के अनुकूल होना पड़ेगा, जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और अपन जिस लिहाज से अपने विचारों या अपने व्यक्तित्व के अनुरूप चलेंगे तो वहाँ अपन सक्सेस नहीं होंगे, अपने को उसके अनुसार बदलना पड़ेगा खुद को। तो मैं यही कहूँगा कि किसी के वास्ते कहाँ राहें बदलती हैं, किसी के वास्ते कहाँ राहें बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही उस कंपटीशन के अनुकूल बदल सको तो चलो। जी जी। ठीक। और उसके बाद यदि अपन उसमें अनुकूल हो भी जाते हैं तो भी अपन को कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सब सहयोग करेंगे कि चलो कंपटीशन में आप सक्सेस हो जाओगे, ऐसा भी संभव नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। कंपटीशन की भीड़ में तुम गिरा के खुद ही चल सको तो चलो। यही कहूँगा कि कर्म सिद्धांत पर मेहनत रखें। और अंत में यही कहूँगा यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बेल सको तो चलो। बहुत बढ़िया मदन जी, आपने शुरुआत में छोटे स्तर से उठ करके लकड़ी और हथौड़े से काम शुरू करके और उन दोस्तों के तानों को पार करते हुए राजपत्रित अधिकारी बन करके दिखाया। आपने कर्मों से बन करके, मेहनत से बन करके, उनके शब्दों से उलझ के नहीं दिखाया, कर्मों से बन के बने आप, मेहनत के बलबूते। बहुत बहुत बधाई आपने इस संघर्ष के लिए। और श्रोताओं, प्रिय साथियों, सुनते रहिएगा इसी प्रकार की और हम आकर्षक और प्रेरणादायक स्टोरियाँ हम आपको सुनाते रहेंगे। आगे विभिन्न प्रकार की भर्तियाँ आ रही है, तो जुड़े रहेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ राइज अप क्लासेज से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पुनः बधाई मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।